Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing a long type answer from the chapter Should Wizard Hit Mommy? उसमें एक लॉन्ग एसे टाइप आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कुछ बोर्ड्स में देता है अप टू 10 मार्क्स। मुझे लगता है क्वेश्चन लेंदी आंसर्स वाला लॉन्ग लेंथ वाला देता है क्वेश्चन, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर से, शुड विजार्ड हिट मॉमी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जैक का कैरेक्टर स्केच के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 मोरल इश्यू के बारे में था, तो उसको हम लोग डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिस्कस किए हैं। और प्रीवियस वीडियो में 3rd पैराग्राफ का लास्ट के कुछ सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए थे जो यहाँ है ये, और इस पे मैंने स्पेशल फोकस देने को कहा था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये टेक्स्ट बुक में से लिया हुआ है। ये ना ऐसे पॉइंट्स लिख करके ये प्लस पॉइंट साबित होता है, क्योंकि इससे इवैल्यूएशन करने वाले टीचर को ये फील होता है, ये वो समझता है कि स्टूडेंट बुक से, टेक्स्ट से वर्ड बाय वर्ड कहानी को पढ़ा है। ये लाइंस जो है ना वो टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि टेक्स्ट बुक में कहाँ थे ये लाइंस, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ है वो लाइंस। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी more than he loved all the other little animals। टेक्स्ट बुक में है, जब फादर और बेटी का कन्फ्लिक्ट चल रहा था इस बात पे कि किसको मार खाना चाहिए, कौन सही है, तो उस कन्फ्लिक्ट, उस कन्वर्सेशन के दौरान का ये है जैक का स्टेटमेंट है। जैक बोलता है कि नहीं, इसके ऊपर देखो, जो बोलती है कि कल आप मुझे कहानी सुनाइएगा जिसमें बताइएगा कि विजार्ड ने मम्मी को मारा, और रॉजर का जो स्मेल था वो चेंज नहीं किया। तो उसके जवाब में ये सेंटेंस बोला था जैक, टेक्स्ट बुक से देखो एग्जैक्ट यही है। शी न्यू व्हाट वाज राइट। ये लाइन यहाँ आंसर में यूज़ किया गया। शी न्यू व्हाट वाज राइट, देखो, शी न्यू व्हाट वाज राइट। और उसके साथ लिखे गए बात को भी यहाँ लिखा गया कि जैक ने अपनी बेटी को ये भी बताया कि रॉजर स्कंक ने अपनी मदर की बात मान ली। कौन सी बात मान ली? ये बात कि किसी क्रिएचर को अपना ओरिजिनलिटी, जो उसका आइडेंटिटी होता है गॉड गिवन, वो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। गॉड गिवन आइडेंटिटीज, ये समझाना चाहती थी रॉजर स्कंक की मम्मी रॉजर स्कंक को। और जैक बताता है कि रॉजर स्कंक समझ गया अपनी मदर की बात को कि हाँ, मेरा बैड स्मेल जो है वो मेरा गॉड गिवन आइडेंटिटी है, और
मुझे इस आइडेंटिटी को ऐसे ही रहने देना चाहिए. आई शुड लिव विथ माई आइडेंटिटी, वॉट आई एम. जैक बता रहा है जो को कि रॉजर स्कंक भी मान गया अपनी मदर की बात. तो यहाँ जैक का भी मकसद है ये बताने का ना, जो को मकसद ये है कि जैक जो के दिमाग में ये बात डाल देना चाहता है कि चाइल्ड को पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए. जैसे कि रॉजर स्कंक ने माना अपनी मदर के बात को जब मदर ने समझाया. तो ये भी एहसास दिलाना चाहता था जैक अपनी बेटी जो को कि पेरेंट्स की बातों को मानना चाहिए, उससे सहमत होना चाहिए. तो मैंने आपको दिखाया टेक्स्ट बुक में एकदम एग्जैक्ट कहाँ से लिया गया है. उसके बाद इस लॉन्ग आंसर का ये कंक्लूसिव पैराग्राफ है, ये यहाँ ख़त्म हो जाता है. ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में जो के फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है कि जो क्या चाहती थी, जो को क्या बुरा लगा, जो की इच्छा क्या थी, ये सब ये लास्ट वाला पैराग्राफ में मैक्सिमम जो के नज़रिए को, जो के व्यू पॉइंट को दर्शाया गया है. पढ़ के देखिए. लिटिल जो feels that the skunk mother should not have robbed her little son of the pleasure he derived when playing with the other little animals when he smelt of roses. अब देखो ये सेंटेंस जो है ये एक लंबा सेंटेंस है. पहले ये गौर करना. देख लो कितने, कहाँ है फुल स्टॉप? यहाँ 1 2 3 4, चौथा लाइन पे फुल स्टॉप है. तो बहुत लंबा सेंटेंस है. अब ये सेंटेंस, ये लंबा सेंटेंस लिखना सही तरीके से ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग सबको एक जैसा नॉलेज नहीं रखते हैं. किसी का इंग्लिश में उतना बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, किसी का है. तो ये लॉन्ग जो एक सेंटेंस दिया है ना, इसमें वो बच्चे जो इंग्लिश के बैकग्राउंड से अच्छे हैं, वो बच्चे ये लिख सकते हैं इस लॉन्ग सेंटेंस को. लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हिंदी बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं लिख पाएगा. करना क्या है, उसको तोड़ तोड़ के लिखना है. एक 4 लाइन का 5 लाइन का एक सेंटेंस है ना, तो क्या करना है, एक एक लाइन का 5 सेंटेंस कर देंगे उसी को. एक एक लाइन का 5 सेंटेंस. जिनको ये लगता है कि वो इतना बड़ा सेंटेंस कैसे लिखेंगे बिना गलती के, तो ज़रूरी नहीं है कि इस सेंटेंस को ही कॉपी किया जाए. ज़रूरी है क्या कि की पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या जो इसमें बोला गया है. तो इसको कैसे देखो ब्रेक करके छोटे छोटे सेंटेंसेस में भी लिख सकते हो. जैसे ये वर्ड टर्म है शुड नॉट रॉब्ड. अब रॉब्ड का मीनिंग जो लोग जानते हैं तो अच्छे, वो ठीक है. नहीं जानते वो उनको मैं बता दूं कि रॉब वर्ड वहाँ जो लिखा है वो वैसे तो पार्टिकुलरली जो हम लोग हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं ना, डकैती करना,
चोरी डकैती समझते हो? तो ना लूटना किसी को, ये समझते हो? किसी को लूट लेना, उसके लिए इंग्लिश में रॉब वर्ड यूज होता है, रॉबिंग वर्ड यूज होता है, या रॉब्ड वर्ड यूज किया उसके लिए। छीन लेना किसी से कोई चीज, लूट लेना किसी से कोई चीज, इसी को रॉबिंग बोलते हैं। तो जो का ये फीलिंग था कि मदर स्कंक को अपने छोटे बेटे रॉजर स्कंक के प्लेजर को छीनना नहीं चाहिए था। अब छीनने के लिए वहाँ वर्ड दे दिए तुमको, रॉब, और यहाँ है एक वर्ड प्लेजर। अब जो वर्ड जो लोग समझते हैं प्लेजर, वो तो ठीक है लिख लेंगे, नहीं समझते वो लोग क्या करेंगे? प्लेजर मतलब होता है हैप्पीनेस, आप हैप्पीनेस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। काट नहीं सकते हैं उसको कोई टीचर। बस यही होगा कि जो स्टैंडर्ड का डिफरेंस होता है, जो मैं बोलता हूँ कि आंसर तुम अपने वर्ड्स में लिखोगे, तो जिसका जो स्टैंडर्ड रहेगा इंग्लिश सेंटेंसेस को बनाने का, ग्रामेटिकली या स्पेलिंग वाइज, उस पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना मार्क्स लाएगा। पर आपको ये जो जानकारी है उसको बताना ज़रूर है, चाहे जिस स्टैंडर्ड में आप बताएं। टॉप स्टैंडर्ड में जिसको बहुत अच्छा इंग्लिश बैकग्राउंड है, टॉप स्टैंडर्ड में बताएगा, बताने दीजिए उसको। जो लोग बीच बीच में हैं वो लोग अपने स्टैंडर्ड के अनुसार लिखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं कि इतना अंग्रेज़ी हम नहीं जानते हैं, नहीं लिख पाएंगे, वो लोग को मैं बोलता हूँ कि लिख लोगे, बस तरीका समझो कि कैसे लिखना है, लिख लोगे। अगर तुमको पता है तो, कहानी पता है, लिख लोगे। ज़रूरी नहीं है कि यही पूरा सेंटेंस लिखे, ज़रूरी है रॉब वर्ड, ज़रूरी है प्लेजर वर्ड। तो रॉब और प्लेजर दो वर्ड तुम समझ लो, याद कर लो अगर, तो तुम फिर लिख सकते हो अपने से कि पहली बात, इस सेंटेंस को तोड़ा जाए अगर, तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखेंगे कि जो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि उसकी माँ ने, रॉजर स्कंक की माँ ने अपने बेटे की खुशियाँ उससे छीन ली। अब इसका क्या मतलब निकलता है, ये कहानी जो ठीक से नहीं पढ़े होंगे उनके दिमाग से बाउंस कर जाएगा कि रॉजर स्कंक की मम्मी ने अपने ही बेटे की खुशियाँ कब छीनी और कैसे छीनी, और क्यों एक माँ अपनी बेटे की खुशियाँ छीनेंगी। अगर ये सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो बाउंस हो रहा है, मतलब आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है। जो लोग पढ़ा है वो लोग बहुत आसानी से समझ जाएगा कि इस बात का क्या मतलब है कि रॉजर की मम्मी ने रॉजर की खुशियाँ छीन ली थी उससे, अकॉर्डिंग टू जो। कैसे, कब छीनी थी? जब उसने उसके रोजेस वाले स्मेल को वापस चेंज करवा दिया उसके ओरिजिनल फाउल स्मेल को।
तो इसमें खुशी छीनने वाली बात कहाँ से आ गई? खुशी छीनने वाली बात इस तरह से आती है कि उस रोजेज़ वाले स्मेल के वजह से ही हैप्पीनेस आया था रॉजर स्कंक के लाइफ में फर्स्ट टाइम। यहाँ लिखा हुआ है कि जो को ऐसा लगता है कि रॉजर स्कंक की मम्मी को अपने बेटे की खुशियाँ नहीं छीननी चाहिए थी, वो खुशियाँ जो उसको मिली थी तब व्हेन प्लेइंग विद द अदर एनिमल्स, वो खुशियाँ जो उसको मिली थी जब वो दूसरे एनिमल्स के साथ दिन भर खेला था। और ऐसा क्यों हुआ था? When he smelt of roses, दिन भर कैसे खेलने को मिला उसको? जब वो अपना स्मेल चेंज करा के विजार्ड से और रोजेस वाला स्मेल करा लिया। तो रोजेस वाला स्मेल ये जो के नज़र में इसी वजह से रॉजर स्कंक को खुशियाँ मिली थी। कौन सी खुशियाँ? दोस्तों के साथ खेलने की खुशियाँ। वो खुशियाँ पहले क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि रॉजर बुरा स्मेल करता था पहले और ऑफुल स्मेल करता था। तो वो चीज़ जिससे बेटे को खुशियाँ मिल रही हैं, वो चीज़ मम्मी ने क्या किया? छीन लिया अपने बेटे से। कैसे छीना? उसका स्मेल वापस करवा करके। वापस गई थी विजार्ड के पास उसको लेके, और उसका वापस जब स्मेल चेंज करवा दी तो इसको लिखा गया कि खुशियाँ उसकी छीन ली मम्मी ने उससे। और बेटी जो है, अब देखो ये जो बड़ा सेंटेंस था ये टूट करके छोटे छोटे सेंटेंसेस में बन सकता है। जो ये फील करती थी कि मदर स्कंक को अपने बेटे की खुशियाँ नहीं छीननी चाहिए थी, दूसरा सेंटेंस, उसके बेटे को खुशियाँ मिली थी किस रूप में? दोस्तों के रूप में। थर्ड सेंटेंस कि वो खुशियाँ कैसे मिली थी और पहले क्यों नहीं मिलती थी? वो खुशियाँ मिली थी रोजेस के स्मेल के कारण। तो इतना तोड़ दिए तो यहाँ तक जो बात लिखा हुआ था वो सब बात आ गया उसमें। इम्पॉर्टेंट है कीवर्ड्स, सेंटेंस ज़रूरी नहीं है रटना। कीवर्ड्स मार्क्स आपको काफ़ी अच्छा दिलाएंगे। तो ये लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट पॉइंट था, जो का फीलिंग क्या था, है ना? कि जो का फीलिंग था कि मदर ने अपने बेटे की खुशियाँ छीन ली, ये फीलिंग था। क्या खुशियाँ, क्या कैसे छीनी, ये सब लिखा गया यहाँ तक। उसके बाद लिखा गया कि जो इंसिस्ट करती है, अब ये वर्ड आया है बहुत बार, ये इंसिस्ट वर्ड। तो इंसिस्ट वर्ड का मतलब आपको पता है या नहीं? इंसिस्ट का मतलब मैंने बताया है, ज़ोर डालना। ज़ोर डालने का एक मतलब ये भी है ज़िद करना। तो जो का व्यू पॉइंट बता करके ये बताया गया कि वो ज़िद करती है अपने फादर से कि मार विजार्ड को पड़नी चाहिए। विजार्ड कीपिंग हिट द मॉमी ऑन द हेड। वो बार बार अपने फादर को बोलती है कि नहीं, विजार्ड की मम्मी ने गलत किया, विजार्ड के बैड स्मेल को वापस दिलवा करके।
बोलती है कि विजार्ड की मम्मी को विजार्ड को हिट करना चाहिए मॉम को। कहाँ? ऑन हर हेड। और वो आगे बोलती है उसकी मदर को स्टूपिड मॉमी। ये भी टेक्स्ट बुक में एकदम क्लियर लिखा हुआ है। तो जो के फीलिंग्स है, जो का व्यू पॉइंट है कि वो क्या चाहती थी। वो इंसिस्ट करती है कि विजार्ड मारे मम्मी को उसके सिर पे, और वो जो चाहती है कि मदर स्कंक, जो बोलती है आगे कि वो मदर जो थी ना स्टूपिड मॉमी थी। अब स्टूपिड मॉमी तो तुम समझ ही रहे हो, मतलब उसके नज़रिए से वो बुरी मम्मी थी, अच्छी मम्मी नहीं थी। एज हर व्यू पॉइंट she insisted that her father should tell her the story the next day in a different manner. अब इसी को जिद बोला जाता है कि बेटी जो है वो जिद कर रही है, आखिरी समय तक वो अपने फादर से जिद करती है कि कल आपको यही स्टोरी मुझे सुनानी है, मगर उसमें एक चीज़ बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? कि विजार्ड मम्मी को मारेगा अपने मैजिक स्टिक से, और रॉजर स्कंक के बैड स्मेल को वापस नहीं करेगा, नहीं लाएगा। ये जिद पकड़ बैठती है कि कल हमको आप ऐसा सुनाइएगा, प्रॉमिस कीजिए। ये जिद पकड़ बैठती है उसकी बेटी कि कहानी को अलग तरह से ख़त्म करना है नेक्स्ट डे, और क्या अलग तरह से वो बता दिए। सो वी सी दैट द स्टोरी डील्स विथ मोरल इश्यूज। अब कंक्लूज़न में आ गए इसका, तो क्वेश्चन क्योंकि मोरल इश्यूज से था, तो कंक्लूज़न यहाँ कर रहे हैं कि इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये स्टोरी में मोरल इश्यू डील किया गया है कि कन्फ्लिक्ट रहता है, मतलब डिफरेंस रहता है बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ पेरेंट्स एंड दैट ऑफ द चिल्ड्रेन। आइडियोलॉजीज वर्ड वहाँ यूज़ किए हैं, ये वर्ड पहले नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है। और इसके लिए आसान वर्ड हम यूज़ करते आए हैं ऊपर, लेकिन ये आइडियोलॉजी वर्ड मैंने ऊपर नहीं यूज़ किया है। इसके लिए इसका सिनोनिम मैं यूज़ करता आया हूँ, व्यू पॉइंट, जिसको मैं बोलता हूँ, जो मैंने समझाया आपको बहुत सारे आंसर में। जो व्यू पॉइंट, देखो यहाँ पर व्यू पॉइंट है, इसी व्यू पॉइंट को ना आइडियोलॉजी भी बोलते हैं। तो आइडियोलॉजी थोड़ा स्पेलिंग वगैरह दिक्कत होगा सबको, जिनको नहीं होगा दिक्कत वो लोग आइडियोलॉजी वर्ड ज़रूर यूज़ करें, लेकिन वो नया वर्ड, नया मीनिंग नहीं है, उसका मतलब हम तुमको हमेशा बताते आए हैं। व्यू पॉइंट को ही आइडियोलॉजी बोला जाता है, सेम मतलब होता है, दृष्टिकोण, नज़रिया। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि इस कहानी में डील किया गया है मोरल इश्यू को कि पेरेंट्स के आइडियोलॉजीज़ और चिल्ड्रन के आइडियोलॉजीज़ में कन्फ्लिक्ट होता है। पेरेंट के व्यू पॉइंट्स में और चिल्ड्रन के व्यू पॉइंट में एक ही चीज़ के प्रति दोनों के व्यू पॉइंट में कन्फ्लिक्ट होता है। ये बात शुरू में भी एकदम लिखे थे, और लास्ट में एक दो वर्ड बड़ा करके यहाँ हम लिखे हैं, ताकि अगर आप एंड कर पाएँ इस वर्ड से तो अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये तो लिख दिए कि कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजीज़
बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, और उसमें ऐड कर दिए इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो जनरेशन्स के बीच का जो थिंकिंग में डिफरेंस होता है उसको बोला गया कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। एंड परहैप्स मुझे भी लगता है, मेरे एक्सपीरियंस से भी, कि जब तक ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स के रूप में, तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो तकरार है, डिफरेंट ओपिनियंस हैं बच्चे का और पेरेंट्स का, ये जो प्रोसेस है ये कभी रुकेगा नहीं। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब ये चलता आया है, चलता ही रहेगा जब तक हम लोग ह्यूमन बीइंग्स इस रूप में हैं इस प्लेनेट पे, तब तक हमेशा ये कन्फ्लिक्ट रहेगा करेंट जनरेशन में, और जो प्रेजेंट जनरेशन होता है उसमें, और जो ओल्डर जनरेशन होता है उसमें। और ये नेचुरल है और इसीलिए लिखा गया है ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस कभी बंद नहीं होगा। मतलब कि हर जनरेशन्स में आइडियोलॉजीज़ के कन्फ्लिक्ट होना कॉमन है, नेचुरल है। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। जैसे सुबह के बाद शाम होना, शाम के बाद सुबह होना, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक वैसे ही दो जनरेशन्स के बीच दो जनरेशन्स के सोच के बीच जो डिफरेंस होता है वो उसको ऑन गोइंग प्रोसेस लिखे हैं, ये चलता रहेगा आगे भी जब तक हम लोग हैं। तो इस तरह से अलग अलग पैराग्राफ्स में हम लोग आंसर डिवाइड करके लिखते हैं, और हर पैराग्राफ का कीवर्ड्स को याद रखना होता है। वो मैं ये आंसर तो यहाँ ख़त्म हुआ, और ये आंसर लगभग 200 वर्ड्स का है मैक्सिमम। तुमको 150 शब्द ही पूछता है लगभग, तो मैंने ज़्यादा इसलिए दिया ताकि आप कीवर्ड्स को यूज़ करें, सेंटेंसेस अपने बनाने की कोशिश करें अपने स्तर से। तो कुछ छूट भी जाएगा, कुछ रह जाएगा, फिर भी आप वर्ड लिमिट को सेटिस्फाई कीजिएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।